अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त जौन सा हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए डैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन। और इसको हम ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। मतलब कि अगर होता ये है कि हमारे पास जितनी भी मैमल्स हैं, डॉग, डोंकी, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, सब की जो फीमेल होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल एक चलता होता है जब वो प्यूबर्टी में आ जाती हैं। लेकिन उनके अंदर हम इसको एस्ट्रस साइकिल या ईस्टर साइकिल कहते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है इसके अंदर हम ह्यूमन की फ़ीमेल के अंदर इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या नाम देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। और दो ये स्टार्ट करने से पहले आपको दो वर्ड्स पता होने चाहिए। नंबर वन, मिनार्की एंड मेनोपॉज। मिनार्की की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल जब किसी लड़की में पहली दफ़ा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम मिनार्की का नाम देते हैं। और वो जो उसकी एज होती है वो 12 से 15 साल की, जब कोई फ़ीमेल 12 से 15 साल को पहुंचती है तो उसका फ़र्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल आता है, यानी कि पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिनार्की कहते हैं। इसी तरह से मेनोपॉज, जब कोई भी फ़ीमेल जो है वो 45 से 55 साल की एज में चली जाती है तो उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी में नहीं जा सकती। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल ह्यूमन के अंदर यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या चीज़ है? ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है जो कि 12 से 15 साल के बाद होती है, 12 से 15 साल की एज के बाद होती है, जिसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उस फीमेल में, उसमें कुछ चेंजिंग्स आती हैं। यानी कि साइक्लिक एक्टिविटी डैट कॉज चेंजिंग्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल, इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल। और इसका जो दौरानिया होता है वो 28 डेज़ का होता है। तो चलें अब हम देखते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये किस तरह से होता है। तो ये हमारे पास एक फ़ीमेल ओवरी है, ह्यूमन फ़ीमेल ओवरी। तो अब आप अगर नोट करें तो जब लड़की पहुंची किस एज में? 12 से 15 साल की एज में। तो पिचूटरी ग्लैंड ने एफएसएच की मकदार जो कि वो बाय बर्थ रिलीज़ कर रहा था उसकी मकदार अब बढ़ा दी। 12 से 15 साल की एज में जब लड़की पहुंची तो एफएसएच की मकदार पिचूटरी ग्लैंड ने बढ़ा दी। अब ओवरी के अंदर बाय बर्थ, हर ओवरी के अंदर बाय बर्थ तकरीबन 3 से 4 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। हर ओवरी में बाय बर्थ 3 से 4 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। तो जब एफएसएच की मकदार बढ़ गई तो हर महीने एक ओवरी के अंदर तकरीबन, ओवरी के अंदर जो प्रीमोडियल फॉलिकल टोटल होते हैं उनमें से 8 से 15 8 से 15 प्रीमोडियल फॉलिकल्स कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? प्राइमरी फॉलिकल में। यानी कि जब 12 से 15 साल की एज पहुंच गई तो पिट्यूटरी ने एफएसएच की मकदार बढ़ा दी। तो हर महीने यानी कि हर 28 दिन में एक ओवरी के अंदर से, यानी कि अगर पहली दफ़ा राइट वाली ओवरी में हुआ ये काम तो फिर लेफ़्ट वाली में अगले महीने 28 दिन में होगा। तो यानी कि एक साइकिल एक टाइम पे राइट वाली ओवरी चलाती है और अगला साइकिल लेफ़्ट वाली ओवरी से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हर ओवरी में हर महीने जब उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल आता है तो कितने? 8 से 12 प्रीमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? प्राइमरी फॉलिकल में। लेकिन उस प्राइमरी फॉलिकल में से सिर्फ एक फॉलिकल ऐसा होता है जो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सिर्फ एक फॉलिकल ऐसा होता है जो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, बाकी जो फॉलिकल होते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फॉलिकल एट्रेजिया कहते हैं या एट्रेशिया कहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? 8 से 15 प्रीमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हुए प्राइमरी फॉलिकल में, लेकिन उनमें से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल ऐसा है जो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ। उसकी वजह ये होती है कि ना, जो पहले सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है ना वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिससे पीछे से एफएसएच ने ये जो काम चला रहा होता है एफएसएच की मकदार कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि एस्ट्रोजन का एफएसएच के साथ नेगेटिव फीडबैक है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो पहले कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में तो वह एस्ट्रोजन पैदा करना शुरू कर देगा और पीछे से एफएसएच की मकदार कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा? बाकियों को मौका ही नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो। तो बाकी जो हैं वो बगैर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए डी नेचर होना शुरू हो जाएंगे। अब यही सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ आगे किसके अंदर? ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि मैंने बताया 28 दिन का होता है,
तो वो 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल एग को रिलीज़ कर देता है। ग्राफियन फॉलिकल 14वें दिन एग को रिलीज़ कर देता है, और ग्राफियन फॉलिकल जो कि एग को रिलीज़ कर चुका है ये कन्वर्ट हो जाता है आगे किसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। और हमने ही पहले पढ़ लिया होगा कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये कार्पस ल्यूटियम तकरीबन साइकिल के 25वें दिन के बाद डी नेचर होना शुरू हो जाएगा, और ये ओवरी के अंदर एक छोटा सा निशान बना देगा जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पस अल्बिकन कहते हैं। और ये बाहर नहीं आएगा ओवरी से। तो कार्पस ल्यूटियम छोटा होता 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 एक छोटा सा निशान बना देता है ओवरी के अंदर, जिसको हम कार्पस अल्बिकन्स कहते हैं। और अब का प्रोजेस्टेरोन की मिकदार जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है जब कार्पस ल्यूटियम डी नेचर हो जाता है। तो ये सारा काम किस में हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। अब ये जो हमारे पास एग निकला था 14वें दिन 14th डे, इस एग के गिर्द एक जो मेम्ब्रेन है, अब गौर से अगर आप देखें तो ग्रीन कलर की ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है। ये ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जो जिसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, जूना पेलोसिडा कहते हैं। इसको जूना पेलोसिडा कहते हैं। और उस मेम्ब्रेन के बाहर कुछ सेल्स की भी लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं इसे। तो ये कुछ लेबलिंग है, ये आपने ज़हन में रखनी है। अभी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसके हम दो पार्ट्स कर देते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यूट्रस इन्वॉल्व है और ओवरी इन्वॉल्व है। तो हम कह देते हैं क्योंकि हर महीने ये काम हो रहा है यूट्रस के साथ, तो हम कहते हैं ये हमारे पास यूट्राइन साइकिल है। यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर यूट्राइन साइकिल है, क्योंकि यूट्रस में भी तो साइक्लिक चेंजिंग्स आ रही ना, हर 28 दिन बाद चेंजिंग्स आ रही हैं। इसी तरह से हर 28 दिन में ओवरी में भी चेंजिंग्स आ रही हैं। इस वजह से हम कहते हैं ये ओवेरियन साइकिल है या ओवरी के अंदर होने वाली चीज़ें हैं ये, जो कि साइक्लिक वे में हो रही हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ज़रा ओवरी को। ओवरी को हम मतलब कि गुनेड भी कहते हैं, ये भी हमें पता है, ये फीमेल गुनेड्स हैं। तो इसके अंदर दो हार्मोन हैं जिन्होंने अपना काम करना है, FSH एंड LH। अब आप नोट करें तो FSH तो पिट्यूटरी से आ रहा था, और ये क्या कर रहा था, इसने प्रीमोडियल फॉलिकल को प्राइमरी में कन्वर्ट किया, फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, फिर ग्राफियन में कन्वर्ट किया, और ग्राफियन फॉलिकल ने क्या रिलीज़ कर दिया, एग रिलीज़ कर दिया जो कि 14वें दिन हुआ। और ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, और वो बाद में डी नेचर होना शुरू हो गया। अब FSH का जो लेवल है वो कुछ इस तरह से होगा कि उसी का ही काम है ग्राफियन फॉलिकल से एंड तक क्या रिलीज़ करवाना, एग रिलीज़ करवाना। तो ये ब्लू कलर का हमारे पास FSH का है ग्राफ, और ये LH। अब होता ये है कि जब FSH की मिकदार कम होती है तो उस टाइम पे जो मैसेज है, जब FSH की मिकदार कम होती है यानी कि एस्ट्रोजन कम करवाता है FSH की मिकदार, तो मैसेज जाता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी FSH की बजाय LH रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो जब LH आता है 14वें 13वें दिन, जब LH आता है तो वो क्या करता है, वो आते साथ ही सबसे पहले ओवुलेशन करवाता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से निकलवा देता है एग को, और ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम में। तो आप देखें 14वें दिन के करीब यानी कि 13वें दिन में LH की मिकदार एकदम से बढ़ी है, उसने ओवुलेशन करवाई है, और फिर मिकदार उसकी कम हो गई है। तो ये सारा काम जो है ये किस में हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो उसका मतलब कि जो हार्मोन्स हैं वो आपके सामने मैंने बताए हैं किस तरह से चेंज हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन। और यहाँ पर आप नोट करें LH और FSH को हमने पिट्यूटरी में कहा था ये गोनेडोट्रोफिन्स हैं। तो ओवरी के अंदर कौन काम कर रहा है, कौन से हार्मोन्स, गोनेडोट्रोफिन्स। और ओवरी के अंदर होने वाले जो इवेंट्स हैं, जो ओवरी के अंदर एग के साथ किया जा रहा है, वो मैंने नीचे लिख दिया है, बना दिया यहाँ पर। अच्छा, अब एक बात आपने ज़हन में रखनी है, वो ओवेरियन साइकिल का वो वाला पोर्शन जहाँ तक ओवुलेशन होती है, हम उसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। यानी कि ये ओवरी के अंदर फॉलिकुलर पार्ट है, जबकि आगे कौन सा, ल्यूटियल पार्ट है। यानी कि जब कार्पस ल्यूटियम जो है वो बन जाता है तो हम इसको कहते हैं ये ल्यूटियल फेज़ है। तो 14वें दिन से पहले जब फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे होते हैं तो ये फॉलिकुलर फेज़, और बाद में ल्यूटियल फेज़ है जिसमें कार्पस ल्यूटियम अपना काम कर रहा होता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। चलें स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इस रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास है, डैट इज़ यूट्राइन साइकिल या यूट्राइन फेज़।
अब ये जो पोर्शन है ना सारा, ये बेसिकली मैंने क्या किया है, जो एंडोमेट्रियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एंडोमेट्रियम पढ़ी थी, उसकी थिकनेस में इजाफा जो है वो चेंजिंग्स आती हैं, एंडोमेट्रियम की थिकनेस में चेंजिंग्स आती हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो मैंने ये थिकनेस बनाई है इसकी। इसकी अपनी थिकनेस जो है वो कितनी होती है एंडोमेट्रियम की, 1 मिलीमीटर। और मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव साइकिल में कहाँ तक जाती है, 4 से 5 मिलीमीटर तक जाती है। अब आप नोट करें, हमने पढ़ा हुआ है कि ग्राफियन फॉलिकल से जब एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। यानी कि एस्ट्रोजन ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है एंडोमेट्रियम में, और आप देखें उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से 14वें दिन के बाद जब प्रोजेस्टेरोन आता है तो फिर मज़ीद थिकनेस में इजाफा होता है। तो आप देखें कार्पस ल्यूटियम जब 14वें दिन बना तो मज़ीद थिकनेस में क्या हुआ, इजाफा हुआ। लेकिन जब कार्पस ल्यूटियम डी नेचर होना शुरू हो गया 25वें दिन के बाद, तो आप देखें थिकनेस में कम क्यों हो रही है। उसकी वजह ये है कि अब ना तो कार्पस ल्यूटियम बाकी रहा, प्रोजेस्टेरोन बाकी रहा, और ना ही एस्ट्रोजन बाकी रहा। तो इस वजह से इसकी थिकनेस में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर से रिलीज़ होने वाले हार्मोन किस तरह से यूट्रस पे असरअंदाज होते हैं। अब हम देखते हैं यूट्रस के अंदर जो हार्मोन है वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। देखें, ये हमारे पास ग्रीन कलर का प्रोजेस्टेरोन मैंने शो किया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। जैसे ही 14वें दिन के बाद कार्पस ल्यूटियम बना, साथ ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। और जैसे ही 25वें दिन के बाद तकरीबन कार्पस ल्यूटियम डी नेचर होना शुरू है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। एस्ट्रोजन की तरफ आ जाएं। अब एस्ट्रोजन जो है वो तकरीबन 13वें दिन इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होता है तकरीबन 12वें-13वें दिन तक। तो आप देखें एस्ट्रोजन किस तरह से बढ़ रहा है। तो ये एस्ट्रोजन मैक्सिमम कब है, जब ग्राफियन फॉलिकल मैक्सिमम है। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बाद में कन्वर्ट हो गया कार्पस ल्यूटियम में, तो आप देखें इसकी मिकदार कम हुई है। तो लेकिन कार्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन की ख़ास मिकदार रिलीज़ करता है। तो हमने पढ़ लिया कि कार्पस ल्यूटियम कितने हार्मोन रिलीज़ करता है, 2 हार्मोन रिलीज़ करता है। कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो दूसरी जो हमारे पास आ रही है वेव एस्ट्रोजन की, वो दोबारा से जो इंक्रीज़ हो रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम की वजह से। तो पहली जो है एस्ट्रोजन की वेव आई किसकी वजह से, ग्राफियन फॉलिकल की वजह से। और दूसरी वेव किसकी वजह से आई, कार्पस ल्यूटियम की वजह से आई। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो हमारे पास एस्ट्रोजन की पहली वेव आ रही है वो ग्राफियन फॉलिकल की वजह से आ रही है, जबकि दूसरी वेव किसकी वजह से आ रही है, कार्पस ल्यूटियम की वजह से आ रही है। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ करता है और साथ में एस्ट्रोजन भी रिलीज़ करता है। अब आप देखें दोनों की मिकदार कम हो रही है तकरीबन 25वें-26वें दिन, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम नहीं रहा। तो कार्पस ल्यूटियम नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मिकदार भी क्या हो रही है, अब कम हो रही है। तो ये हमारे पास 4 हार्मोन्स है जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें तो यहाँ पर हार्मोन्स मैंने लिखे हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास है हार्मोन FSH। ये क्या करता है, फॉलिकल डेवलपमेंट करता है, यानी कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल को कन्वर्ट करता है प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर ग्राफियन फॉलिकल तक करता है। और बाकी क्या हो जाते हैं, डी नेचर, यानी कि इसकी वजह से क्या होती है, फॉलिकल एट्रेजिया भी हो जाती है। तो LH की अगर हम बात करें तो LH का क्या काम है, तकरीबन 14वें दिन आता है, 13वें दिन आता है, और 13वें-14वें दिन के दरमियान, और ये ओवुलेशन करवा देता है। एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज़ होता है, इसका क्या काम है, वेस्कुलराइजेशन है। यानी कि ये देखें, इसका काम है वेस्कुलराइजेशन, यानी कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस में इजाफा करना 14वें दिन तक। इसी तरह से आगे है प्रोजेस्टेरोन, ये कार्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है। ये मज़ीद क्या करता है, ये मज़ीद क्या करता है, मज़ीद ये थिकनेस में इजाफा करता है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाए, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये तकरीबन 3 महीने तक रहता है। पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उस दौरान ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है। अगर प्रेगनेंसी ना हो तो 25वें दिन के बाद कार्पस ल्यूटियम डी नेचर होना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप नोट करें तो यहाँ पर अगर फीमेल जो है, क्योंकि आप देखें ना एग रिलीज़ हो रहा है तकरीबन 14वें दिन, तो 14वां दिन, 15वां दिन और 16वां दिन, ये 3 दिन मैक्सिमम होते हैं फर्टिलाइजेशन के। यानी कि अगर कोई फ़ीमेल 14वें, 15वें और 16वें दिन में इंटरकोर्स करती है और
उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्पर्म आ जाता है तो मैक्सिमम प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, ना 14 दिन से पहले हैं। तो 14 दिन से पहले तो नहीं है, क्योंकि 14वें दिन एग ने आना फ्लोपियन ट्यूब में, तो ओवुलेशन 14वें दिन है। तो एग जो है वो 2 दिन तक वेट का मतलब कि वो लाइव होता है। तो 14वें दिन, 15वें दिन और 16वें दिन अगर कोई फ़ीमेल इंटरकोर्स करती है तो मैक्सिमम उसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, वरना कार्पस ल्यूटियम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगा और प्रेगनेंसी का चांस मिनिमम हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। कोई आपका क्वेश्चन है यू मे आस्क, आप चाहें तो इसकी इस वक्त स्क्रीनशॉट या पिक्चर भी ले सकते हैं, पूरा लेक्चर आपके सामने है। तो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये भी याद रखना है कि जो यूट्राइन इवेंट्स हैं यानी कि यूट्राइन साइकिल जो है उसके हार्मोन्स मैंने आपको बता चुका हूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। जबकि ये जो यूट्राइन साइकिल है इसकी हमारे पास मज़ीद 3 फेजेस हैं। पहली जो है हम इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि 28 दिन में से पहले 5 दिन जो है वो मेंस्ट्रुएशन के होते हैं, फ़ीमेल को ब्लीडिंग होती है और वजाइना के थ्रू वो ब्लीडिंग बाहर आती है। क्योंकि ये जो सारी देखें ना, जब प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो ये जो सारा इन्होंने बनाया हुआ यहाँ पर थिकनेस की है, वो थिकनेस अब क्या होती है, वो बाहर आती है वजाइना के थ्रू। तो वो जो वजाइना के थ्रू बाहर आती है तकरीबन 27वें 28वें दिन के करीब हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और पहले 5 दिन जो है वो मैक्सिमम ब्लीडिंग होती है और वो दोबारा से 1 मिलीमीटर तक यूट्रस की जो थिकनेस है वो वापस आती है एंडोमेट्रियम की। तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़ है। इसी तरह से एस्ट्रोजन जब काम करता है तो जब वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, वेस्कुलराइजेशन करता है, तो इसको हम पॉलीफ्रेटिव फेज़ कहते हैं। और जब प्रोजेस्टेरोन काम करता है और थिकनेस में इजाफा करता है, इसको हम सेक्रेटरी फ़ेज़ कहते हैं। तो ये फेजेस भी आपने जेहन में रखनी है। तो पहली फ़ेज़ मेंस्ट्रुएशन फ़ेज़, दूसरी पॉलीफ्रेटिव फ़ेज़, तीसरी जो है वो सेक्रेटरी फ़ेज़। तो ये आपने जेहन में रखना है और ये भी आप उसमें ऐड करें अपने नॉलेज में।